वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। इसके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस कर रही हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द टर्म रेफरेंस रिलेशन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद एस नॉट इज इक्वल टू 1 S1 इज इक्वल टू 2। इसमें हमें सबसे पहले रेफरेंस रिलेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ ये वाली पुट भी करके दिखानी है। तो चलिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस रिलेशन होता क्या है? इज एन इक्वेशन दैट डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बेस्ड ऑन रूल दैट कनेक्ट्स द करंट टर्म टू प्रीवियस टर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की, उसमें हमारे पास जो है उसे हमें किसी न किसी रूल के मुताबिक उसे सॉल्व करना होता है, जो कि हमारी जो इस टाइम पर जो हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो उसकी करंट वैल्यू होती है वो ना पिछली वाली प्रीवियस वैल्यूज के साथ कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं पर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, रेफरेंस रिलेशन is an equation that expresses the next term in a sequence as a function of the previous terms। इसमें हमारे पास जो हमारी एक सीक्वेंस होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी जो प्रीवियस टर्म्स होते हैं उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उन्होंने हमें गिवन की होती है, इनिशिएटेड वैल्यू, ताकि हम जो है उसे सॉल्व करना शुरू कर सके, कंप्यूटेशन शुरू कर सकें। अगर आपको बुक से डेफिनेशन करनी है तो ये वाली कर लीजिएगा। इसमें भी सेम चीज़ कही हुई है कि हम कैरी आउट करते हैं स्टेप्स, उसके बाद हमें कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं, एक या फिर दो, जिससे हम कंप्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं। Thus, a numerical function can be described by recurrence relation together appropriate to a boundary condition. The numeric function is also known as solution of the recurrence relation। तो इसे हम डिफरेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये वाली इस साइड हम हमेशा राइट हैंड साइड को चेक करते हैं कि हमारा जो रेफरेंस रिलेशन का है सोल्यूशन जो है वो किस तरह का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद एन वाली टर्म है। इसमें एक एन स्क्वायर वाली टर्म भी हो सकती थी, एन क्यूब वाली भी हो सकती थी, लेकिन अब हमारे पास 6 + 8n है। अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर इक्वल टू 0 होता तो हमारी इक्वेशन जो है होमोजीनियस होती, लेकिन अब इक्वल टू 6 + 8n है, तो हमारी जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। होमोजीनियस सोल्यूशन एक में फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट में हम जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम होमोजीनियस सोल्यूशन को जो है फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम होमोजेनियस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन को उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड में हमें 6 + 8n गिवन था उसकी जगह पर हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम Sn को an पुट कर देंगे। पुट Sn इज इक्वल टू an, यानी कि जो हमारे पास Sn है उसकी जगह हम an पुट करेंगे। इस जगह पर Sn-1 है, उसकी जगह पर an-1। जहाँ पर Sn-2 है वहाँ पर हम पुट करेंगे an-2। तो बेसिकली हमने s को a में चेंज कर दिया है, और जो पावर ब्रैकेट में थी उसे हमने ऊपर पावर बना दिया है। उसके बाद हम पुट वैल्यूज़ कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएंगी an-7 एज इट इज़, Sn-1 की जगह an-1 + 10 Sn-2 की जगह an-2 इक्वल टू 0। अब हमारी जो ये वाली लास्ट वाली वैल्यू है उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय an-2, लेकिन ये वाला जो कोफिशिएंट है उसे छोड़ देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी an-2 - 7 an-1 डिवाइड बाय an-2 + 10 an-2 डिवाइड बाय an-2 इक्वल टू 0। अब ये वाला तो दोनों इजीली कट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला अगर हम देखें, इसे हम जो डिनोमिनेटर में है उसे खोलकर इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे an डिवाइड बाय an डॉट a-2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे। अगर मेरे पास 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, यहाँ पर मेरे पास दोनों का बेस क्या है 3, तो इसकी पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 की पावर 3 बन जाएगी। सिमिलरली अगर an-2 है, अगर बंद भी है मेरे पास, अगर 3 वैल्यू दी होती तो मैं इसे इस तरह खोल कर भी लिख सकती थी, उसके बाद मैं इसे अलग अलग भी कर सकती थी। उसी तरह से मैंने इन्हें खोल कर अलग अलग कर दिया, क्योंकि अगर मैं इन्हें ऐड करूँगी, अगर बेस सेम है और मैं ऐड करूँगी तो बनेगा an +
-2, तो मेरा बन जाएगा an-2 जो सेम एज इट इज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया। सेम इन केस ऑफ दिस मैंने an-1 एक तरफ ले लिया क्योंकि ऊपर मैंने सेम बनाना था, और एक ले लिया -1 क्योंकि -1 -2 हो जाएगा, तो ये वाला भी कट हो जाएगा। यहाँ पर बचा है 10 = 0। अब यहाँ पर an कट हो जाएगा। a-2 डिनोमिनेटर में पावर थी, न्यूमिनेटर में जाएगी, नेगेटिव पावर प्लस हो जाएगी, तो बन जाएगा a² -7। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में पावर a-1 थी, तो ये भी न्यूमिनेटर में जाएगी, तो प्लस की पावर बन जाएगी, बन जाएगा 7a + 10 = 0। अब हमारे पास ये वाली जो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10a² बनना चाहिए हमारे पास मल्टीप्लाई कर कर, और -7a बनना चाहिए प्लस करके या फिर माइनस करके। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 बन जाएगा, अगर 5 को 2 के साथ प्लस करें तो 7 बन जाएगा, लेकिन हमारे पास नेगेटिव का 7 चाहिए, तो माइनस का 5 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, -5 -2 -7, माइनस माइनस प्लस बट निशान माइनस। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे -5 को -2 के साथ, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे a² -5a -2a + 10 = 0। 7a की जगह पर मैंने पुट कर दिया। अब इन दोनों का ग्रुप बनेगा, इन दोनों का ग्रुप बनेगा, तो इनमें से a कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा a -5। यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बनेगा a -5 = 0। उसके बाद इन दोनों का आपस में ग्रुप बनेगा, यानी कि a-2, और ये वाले हमेशा सेम होने चाहिए, तो इनका अलग से एक ग्रुप बनेगा a-5 = 0। तो a-2 को भी = 0 लेंगे, a-5 को भी = 0 लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई a = 2, और ये बनेगी a = 5, क्योंकि माइनस का 5 उस साइड गया, प्लस का 5, 0 + 5 5, -2 उस तरफ गया, प्लस का 2, 0 + 2 2। अब बारी है जनरल सोल्यूशन लिखने की। जब हमारे पास हमेशा हमारे पास दो रूट्स ही आते हैं नॉर्मली, अगर हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट हो, जैसे कि 2 और 5 इस केस में है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये वाला बनेगा, और अगर सेम रूट्स हों तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये वाला बनेगा, यानी कि या दोनों या तो 2 2 होते हैं या फिर 5 5। अब डिफरेंट है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये बनेगा, यानी कि C1 R1n + C2 R2n। R1 क्या है 2, R2 क्या है 5, यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई C1 2n C2 5n। तो ये हमारी होमोजीनियस जनरल सोल्यूशन बन गई, यानी कि S(n)(h). अब हम इसका निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके राइट साइड में है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब आप पूछेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, यानी कि ये सभी फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि जो स्केयर पर जाकर ख़त्म हो जाए, या फिर सिंपल एन पर, या फिर क्यूब पर, या फिर सो ऑन चलती ही रहे, यानी कि एन की जगह पर कोई और पावर भी हो सकती है, यानी के भी हो सकता है, क्यू भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से ही होगी, तो वो हमारी इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं ये वाली जो सेकंड वाली है उससे मैच हो रही है। फर्स्ट टर्म क्या है? कांस्टेंट, उसके बाद एन वाली वैल्यू है, यानी कि ये, तो ये हमारी क्या हो गई? पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो है S(n) को क्या लेते हैं? D0 + D1n, या फिर कह लो D + Cn। ये हमारी चॉइस होती है, हम इसे चूज़ करें या फिर इसे, हम उसी मेथड से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल मैं बुक वाला मेथड ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, D + Cn। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, S(n) का Sn, ये वाली ब्रैकेट, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। वो क्या है हमारे पास? हमने ये वाला लेट कर लिया कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हम ये वाला लेकर चल रहे हैं, हम चाहे तो फर्स्ट वाला भी लेकर चल सकते हैं, D + Cn। अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुट इन, इसे 1 इक्वेशन मान लेते हैं, पुट इन 1,
एस एन को हम क्या पुट करेंगे, डी प्लस सी एन। एस एन माइनस वन को हम पुट करेंगे डी प्लस सी एन माइनस वन। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर एन थी तो हमने यहाँ पर भी एन लिया था, यहाँ पर एन माइनस वन है तो यहाँ पर भी एन माइनस वन लेंगे। सिमिलरली एस एन माइनस टू है हमारी गिवन इक्वेशन में, उसी तरह हम इसे भी ऐसे ही लेंगे, डी प्लस सी एन माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू सी एन प्लस डी माइनस 7, इसकी वैल्यू सी एन माइनस 1 प्लस डी, इसकी वैल्यू प्लस डी एन सी एन माइनस 2 प्लस डी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 एन। अब आप देख सकते हैं हमने राइट हैंड साइड में कुछ भी चेंज नहीं किया, उसे एज इट इज लिया है। अब जो हमारे पास बाहर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं था तो हम लिख देंगे सी एन प्लस डी। अब -7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 सी इंटू एन माइनस वन, उसके बाद इसे इसके साथ भी तो -7 इंटू डी प्लस माइनस माइनस, ओके, प्लस 10 इंटू सी 10 सी एन माइनस 2। सिमिलरली 10 को डी के साथ मल्टीप्लाई 10 डी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 एन। तो इसे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, सी एन प्लस डी, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो बनेगा -7 सी एन माइनस माइनस प्लस 7 सी माइनस 7 डी प्लस 10 सी एन माइनस 20 सी प्लस 10 डी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 एन। इसे भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे, जिसके साथ फॉर एग्जांपल सी एन, अब जिसके साथ ये सी एन होगा उसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि ये हो गया सी एन, ये भी है, उसके बाद सी एन ये है, बस यही है। तो इसे को सॉल्व करेंगे 10 माइनस 7 यानी कि 3 सी एन प्लस 1 सी एन यानी कि 4 सी एन। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल डी है, डी ये रहा डी और उसके बाद ये रहा डी, तो इन्हें सॉल्व करेंगे 10 माइनस 7 यानी कि 3D प्लस डी यानी कि 4D। अब देखो सी बचा 7C 20C यानी कि 20 माइनस 7 यानी कि 13, बट जो बड़ी टर्म है उसका साइन नेगेटिव है तो हम बड़ी टर्म वाला जो लिख देंगे 13C इज इक्वल टू 6 प्लस 8n। अब हम कंपेयर कोफिशिएंट्स कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हम कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ n वाली टर्म की, ठीक है, ऑफ n जिसके साथ n होगा उसके। अब n का कोफिशिएंट क्या है? 4c। यहाँ पर n है नहीं, यहाँ पर भी n है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इस तरफ है 8n यानी कि इज इक्वल टू 8। 4 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि c इज इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली अब हम विदाउट n वाले को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स, या फिर कह लो कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स। तो हमारे पास क्या बनेगा? 4D माइनस 13C, ये दोनों टर्म्स, क्योंकि इन दोनों के साथ n नहीं था, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, उसी तरह से ये भी 6। अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है? 2, इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ c यानी कि 4D माइनस 13C की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारा हो गया 4D माइनस 26 इज इक्वल टू 6, माइनस 26 उस साइड गया प्लस 26, 6 प्लस 26 यानी कि 4D इज इक्वल टू 32। ये 4 मल्टीप्लाई में है, उस साइड गया तो डिवाइड में, 32 डिवाइड बाई 4, 4 के टेबल पर 32 आता है 8 पर, तो D की वैल्यू हो गई 8। जो हमने ये वाला पर्टिकुलर सोल्यूशन जो माना था, ये वाला इसे मैंने फॉर एग्जांपल स्टार इक्वेशन मान लिया, इसमें हम D और C की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी बन जाएगी C की वैल्यू 2n प्लस 8। अब जो हमारा फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा, जनरल सोल्यूशन, उसमें हमारे पास क्या होता है? S ऑफ n इज इक्वल टू S ऑफ n यानी कि होमोजेनियस सोल्यूशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस
होमोजेनियस सोल्यूशन का जनरल सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जनरल सोल्यूशन। तो सबसे पहले होमोजेनियस सोल्यूशन पुट करें। हमारा होमोजेनियस सोल्यूशन जो है वो है C1 2n प्लस C2 5n। यहाँ पर मैंने होमोजेनियस सोल्यूशन जो है जनरल वाला उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस यहाँ पर मैं पर्टिकुलर वाले की पुट कर दूँगी जो कि है 2n प्लस d। तो ये वाला जो है हमारा फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमारा यहाँ तक रेकरेंस रिलेशन जो है सॉल्व हो चुका है। अब उन्होंने हमें कुछ इनिशियल वैल्यूज़ दी हैं इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए, यानी कि S0 इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 2। तो S0 इसके साथ कंपेयर करें अगर हम n की वैल्यू एज 0 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यानी कि इसमें 0 पुट कर देंगे तो हमारी बन जाएगी S ऑफ नॉट इज इक्वल टू C1 2 रेज टू द पावर 0, C2 5 रेज टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 8। तो हमारी इक्वेशन बन गई। S ऑफ नॉट की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू C1 2 रेज टू पावर, किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारा आंसर आता है 1। सिमिलरली 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 8, तो हमारे आ गया 1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 8। तो हमारी इक्वेशन बन गई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -7, ये वाला प्लस 8 इस साइड आ गया तो -8, 1 माइनस 8 यानी कि -7। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूँगी। सिमिलरली हमारे पास S1 की वैल्यू है तो हम पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी S ऑफ 1 इज इक्वल टू C1 2 रेज टू द पावर 1 प्लस C2 5 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8। तो इसे सॉल्व करेंगे। S1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, 2 इज इक्वल टू 2C1 2 की पावर 1 2 इंटू C1 2C1 प्लस सिमिलरली 5C2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 यानी कि प्लस 10। इस तरफ सेम लिख देंगे तो प्लस का 10 इस साइड आएगा तो माइनस का 10, 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2C1 प्लस 5C2। तो हमारे पास आ गया -8 इज इक्वल टू 2C1 प्लस 5C2। इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। तो ये जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं उन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब हमें इसमें से ऊपर लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर जो थी 3 और ये वाली 4, ठीक है। तो हमने थर्ड में से ये वाली फोर्थ है और ये वाली थर्ड है, तो हमें क्या है फोर्थ में से थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को सेम करेंगे तो कैसे, इस जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़, उसके बाद 7 इंटू 2 -14, 1 इंटू 2 यानी कि 2C1 प्लस 2C2। अब हमें इसे करना है सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइंस चेंज कर देंगे। सेकंड माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। अब ये दोनों तो हो गए कट, 5 में से 2 माइनस करेंगे बनेगा 3C2 इज इक्वल टू 8 में से 14 माइनस करेंगे, ये हमारा 14 क्या हो गया प्लस का, 8 क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस यानी कि 14 माइनस 8। तो हमारे पास आ गया आंसर 6। तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्लस का 6, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में 6/3 इज इक्वल टू C2। ये 2 पर कट हो गया तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी, तो इसमें पुट करेंगे C2 की वैल्यू, C1 प्लस 2 इज इक्वल टू -7, प्लस का 2 साइड गया माइनस का 7 यानी कि -2 हो गया। तो -7 -2 -9, तो C1 की वैल्यू आ गई -9। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन 2 है उसे ही हमने जनरल सोल्यूशन है। तो हम पुट करेंगे S ऑफ n इज इक्वल टू
तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। C1 की वैल्यू क्या है -9 2n, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, प्लस C2 की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 2.5n प्लस 2n प्लस 8। ये हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न लगा होगा, मुझे पता है, बस आपको हर स्टेप को याद रखना है कि कौन से स्टेप के। आपको दिखा देती हूँ कि किस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसे इस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद रूट्स निकालेंगे, उसके बाद जनरल सोल्यूशन। अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो ये वाला, अगर सेम रूट्स हैं तो ये वाला। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी दिखती है इस तरह से, उसे सॉल्व किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने D0 D1 लेकर शो किया है, आप C D E F इस तरह से भी ले सकते हैं। उसके बाद उसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास होती है कांस्टेंट। इक्वल टू में हमारे पास जब कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है तो हम ये वाला मेथड जो है फॉलो करेंगे। an को p पुट कर देंगे, उसका जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जब हमारी एक्सपोनेंशियल हो तो हम पर्टिकुलर पार्ट में इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू .an है तो हम जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन में D.an ले लेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन क्या होती है। जो हमने होमोजीनियस सोल्यूशन में, जो कि फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें हमने ये जो डिवाइड करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये इक्वेशन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक।